वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। कल हमने बात की थी पिछली क्लास में जो हमने संविधान की विशेषताओं पर ऊपर बात कर रहे थे। आज हम वहीं से ही बाकी बातें शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे अगली विशेषता के ऊपर। और आज की जो हमारी विशेषता है पहली वो है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, इस पर हम बात करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ आकस्मिक परिस्थितियों को लेकर प्रावधान किए गए हैं और उन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे देश में प्रचलित हो जाती है उसी के मद्देनजर एक कॉन्सेप्ट है और वो है आपातकालीन उपबंध का। क्लियर यहाँ तक? चलिए सबसे पहले आपातकालीन उपबंध हमने किस देश से लिए हैं तो ध्यान से सुनना। आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं, जर्मनी के संविधान से। और हमारे देश के हमारे संविधान के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के आपातकाल वर्णित है। कुल 3 प्रकार के आपातकाल लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रकार का जो आपातकाल है उसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी नाम है सब इसका, राष्ट्रीय आपातकाल। 1 बाय 1 सब पे बात कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। सेकंड प्रकार का जो आपातकाल है उसका नाम है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, या इसी को ही हम बोल देते हैं राज्य के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। हमारे संविधान में वास्तव में ये लैंग्वेज जो है प्रयोग की गई है। राष्ट्रपति शासन जैसा शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, ये वाले शब्द लिखे हुए हैं। फिर भी इसका मिला जुला रूप जो है वो राष्ट्रपति शासन के रूप में हम पढ़ते आए हैं बुक्स वगैरह में। और तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है उसका नाम है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों प्रकार के आपातकाल पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल पर, नेशनल इमरजेंसी पर। चलिए तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख हमारे संविधान के एक अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर बात करता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो राष्ट्रीय आपातकाल में है क्या उसको हम टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। हर चीज़ को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़िए और फिर जो है वो एंड में उन सभी कॉन्सेप्ट को जोड़कर इकट्ठा पढ़िए, आपको चीज़ें आसानी से याद रहेगी। और वैसा ही आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 352 में है। सेकंड, राष्ट्रीय आपातकाल लगा कौन सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन जारी करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और ऐसे ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करती है या हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। 4 ऑप्शन, चारों में से एक सही, तीनों गलत, और एग्जैक्ट आंसर है इसका राष्ट्रपति। तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 352 में लिखा हुआ है। क्लियर? अब चलिए आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रपति किन कंडीशंस में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 ही परिस्थितियों में घोषित हो सकता है, केवल 3 ही परिस्थितियां हैं और वो इन अनुच्छेदों में लिखी हुई है। सबसे पहली जो परिस्थिति है वो है युद्ध। अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या ध्यान से सुनना, या राष्ट्रपति को लगे कि युद्ध की संभावित आशंका, संभावित संकट है हमारे देश पर, युद्ध हो सकता है, ऐसी कंडीशन में वो युद्ध से पहले भी आपातकाल लगा सकता है, ये भी याद रख लेना। सेकंड जो परिस्थिति है वो है बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। अगर कोई अन्य देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है या राष्ट्रपति को लगे कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो सकता है, दोनों ही सूरतों में
आपातकाल घोषित किया जा सकता है। चलिए तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति के ऊपर बात कर लेते हैं। और तीसरी स्थिति है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द अगर हमारे देश के अंदर ही आपस में ही जो है वो सरकार को उखाड़ने के लिए सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ध्यान से सुनना, आपस में दंगे वगैरह नहीं, सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाए और वो भी हथियारबंद विद्रोह, सरकार को हटाने के लिए, सत्ता पलट के लिए, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्लियर? वर्तमान में ये 3 परिस्थितियां हैं, ये याद रख लेना साहब। क्लियर यहां तक? अब मैं बात करता हूं हमारे मूल संविधान की, हमारे जो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बात करता हूं। 1950 के उस संविधान में भी सेम यही बातें थी कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, 352 ये उसको पावर देगा और 3 परिस्थितियां होंगी। लेकिन 3 परिस्थितियां उस समय अलग थी और आज अलग है। वो 3 परिस्थितियां थी कौन कौन सी, वो याद रख लेना। सबसे पहली जो परिस्थिति थी उस समय की वो थी युद्ध, जैसा कि आज आपको मिल जाएगा। दूसरी जो परिस्थिति थी उस समय वो थी बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण। और तीसरी जो परिस्थिति थी वो थी आंतरिक अशांति, ये याद रख लेना साहब, आंतरिक अशांति। ये वाली परिस्थिति पहले थी और इसके स्थान पर नई परिस्थिति जोड़ी गई है सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में हुआ था संशोधन। और अगर बात करें संशोधन तो वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत ये शब्द जोड़े गए? क्लियर? तो ध्यान से सुनना, एक संशोधन था हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1978 में। और इसी संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। क्लियर यहां तक? यहां तक तो जो है वो अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और स्टूडेंट को याद भी होता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से बन सकता है कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और यही मेरा प्रश्न आपसे है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देखना। चलिए यहां तक क्लियर? अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि साहब राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में टोटल कितनी बार लग चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी 4 बार। तो चलिए आपका आंसर है, मेरे ख्याल से आपने में से बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया होगा और इसका सही आंसर है 3। भारत के अंदर अब तक टोटल 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। अब 3 बार कब कब लगा था ये भी देख लेते हैं और 3 बार किन किन परिस्थितियों में लगा था वो भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रथम आपातकाल पर। पहला आपातकाल, क्लियर? चलिए पहला आपातकाल जो है वो लगा था 1962 में। 1962 में हमारे देश का युद्ध हुआ था साहब चीन के साथ। भारत और चीन के साथ हुए युद्ध की परिस्थितियों में, देखिए युद्ध आ रहा है यहाँ, उस कंडीशन में आपातकाल लगा था। क्लियर यहां तक? चलिए सेकंड, द्वितीय आपातकाल। द्वितीय आपातकाल लगा था 1971 में, 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत व पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्लियर? और बात करें पाकिस्तान की तो ध्यान से सुनना, एक डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूं।
ठीक, ये है हमारा भारत। और इसी के साथ ही एक देश लगता है साहब आपका, जिसका नाम है पाकिस्तान। और यहाँ यहाँ एक और देश है जिसको आज किस नाम से हम पुकारते हैं, बांग्लादेश के नाम से। क्लियर। तो मैं बात कर रहा हूँ 1947, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और उससे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। और उस समय पाकिस्तान, ध्यान से सुनना, मैं उस समय के भारत की अगर मैं बात करूं तो उस समय 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप टोटल 2 देशों में बंटा था और उसके 3 टुकड़े हुए थे। ध्यान से सुनना, 2 देश बने थे और टुकड़े 3 हुए थे। एक भारत बना था और 2 पाकिस्तान बने थे। ये था हमारा भारत और ये थे हमारे उस समय के पाकिस्तान। इसको बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान और इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था वो इस पाकिस्तान को लेकर हुआ था और इसी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए हमने इस पाकिस्तान से युद्ध किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी को इसका श्रेय मिलता है। और फिर 27 मार्च, ध्यान से सुनना, 27 मार्च 1971 को दुनिया की धरती पर एक नया देश बना और उसी देश को आज हम बांग्लादेश के नाम से पुकारते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। दुनिया में ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब 1 लाख से ऊपर किसी दुश्मन देश के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और वो इसी युद्ध में था। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए हमने इस पर बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं हमारा तीसरा आपातकाल, तृतीय आपातकाल। तृतीय आपातकाल आरएस 2018 में यहाँ से तारीख पूछी गई थी, हम इससे आगे तक बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, तृतीय आपातकाल जो है वो लगाया गया था 25 जून 1975 को। 1975 को एग्जैक्ट यही तारीख थी। और रीज़न क्या था? 1975 में हमारा किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो कुछ विरोधाभास वाली बातें हो गई थी और उसी के मद्देनज़र जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहकर आंतरिक अशांति के आधार पर, ध्यान से सुनना, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगवा दिया था। तो ऐसा ही प्रश्न बनता है कि कौन सा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था? तीसरा। और वर्तमान में कौन सी परिस्थिति हमारे संविधान के इस अनुच्छेद में नहीं मिलेगी आपको? वो भी आंतरिक अशांति, याद रख लेना। क्लियर? फिर इसके आगे की मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। 1975 में लगाया गया ये आपातकाल जो है वो 1977 तक चला था और 1971 में लगाया गया ये आपातकाल भी 1977 तक ही चला था। दोनों ही आपातकाल पैरेलल चल रहे थे। ये पहले से लगा हुआ था युद्ध के आधार पर, फिर आंतरिक अशांति के आधार पर फिर से लग गया और दोनों 1977 में ख़त्म हुए। और जैसे ही ये ख़त्म हुए वैसे ही हमारे देश में चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव 1977 या 78 में। और 1977 मैं बात कर रहा हूँ, हमारे देश में पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे और 1952 से लेकर 1977 तक लगातार कांग्रेस की पार्टी ने शासन किया था भारत पर। हर बार हर 5 वर्ष बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का ही बनता था। लेकिन 1977 के उस लोकसभा के चुनाव में भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने सरकार बनाई, जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य प्रधानमंत्री बना, पहली बार ये। तो 1978 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और पहली पार्टी थी जनता दल। क्लियर? वो सारी बातें नीचे। अब जैसे ही मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के कार्यकाल में होता है 1978 में एक बड़ा ही मुख्य संविधान संशोधन, और वही संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन।
और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही इस अशांति शब्द को हटाकर यहाँ जोड़ दिया गया था सशस्त्र विद्रोह शब्द। और भी बहुत सारे संशोधन इसके द्वारा किए गए थे। वो सारी बातें जो हैं वो हम अलग से आपातकालीन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से, और इसके कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सारी बातें ही हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो है हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रकार के आपातकाल पर। चलिए तो ध्यान से सुनना, इसको राष्ट्रीय आपातकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे देश भर में लागू होता है या देश के किसी एक हिस्से में, किसी भाग में लागू होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, या एग्जैक्ट लिखूं तो मैं हमारे संविधान की जो लैंग्वेज है उसमें लिखें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ध्यान से सुनना, दूसरे प्रकार का जो आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, या इसको हम राज्यों का आपातकाल भी बोल सकते हैं। राज्य का आपातकाल ये केवल और केवल कहाँ लगेगा? एक राज्य में। एक से अधिक राज्यों में भी लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा केवल राज्यों के लिए ही है, पूरे देश भर के लिए भी। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साहब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा कौन? तो वही करेगा जिसने राष्ट्रीय आपातकाल की थी। किसने की थी? राष्ट्रपति ने। वेरी गुड। राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 और राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356। केवल 4 का ही फर्क आएगा, अनुच्छेद 356। ठीक है। और अगर थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं तो अनुच्छेद 356 के अलावा 365 में भी ये बात है। 365 में क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे, और 356 में क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? पहले मैं बात करूं 356 की। 356 क्या कहता है? 356 ये कहता है कि अगर किसी राज्य का प्रशासन या शासन, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल पा रहा, जिस प्रकार की व्यवस्था संविधान में उन राज्यों के लिए की गई है वैसी व्यवस्था वह राज्य कायम नहीं कर पा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्री परिषद को भंग कर देगा, वहां की सरकार गिरा देगा और उस राज्य का सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा, सेंटर से वो राज्य चलेगा। इस परिस्थिति को बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ऐसी लैंग्वेज 356 में लिखी हुई है। अब 365 में क्या लिखी हुई है ये याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन इसके लिए कारण अलग अलग है। इसमें कारण अलग है, इसमें कारण अलग है। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं करती है, अगर सेंटर ने जो भी आदेश, जो भी निर्देश दिए हैं राज्यों को, अगर राज्य उन निर्देशों की पालना करने नहीं करता है, तब ऐसी कंडीशन में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया ये अलग अलग राज्यों में लगता है। ठीक है, लेकिन हम राजस्थान की तरफ से बात करेंगे क्योंकि हम राजस्थान की तरफ से ही एग्जाम देने जा रहे हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, टोटल 4 बार। कब कब लगा है वो भी हम देखेंगे, तब देखेंगे जब हम अलग से इस टॉपिक पर बात करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं वो हम अलग बात करेंगे कि 1978 में क्या हुआ था, फिर 1980 में क्या हुआ था, 1992 में क्या कंडीशन थी कि आपातकाल लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जबकि यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया उस बाबरी मस्जिद को गिराने की वजह से? वो सारी बातें हम अलग से डिटेल से बाद में बात करेंगे। यहाँ तक आप क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के आपातकाल पर, और तीसरे प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी।
वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, सॉरी आपातकाल। क्लियर, इस पर ही बात करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख सबसे पहले तो हमारी संविधान के किस अनुच्छेद में, 360 में, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा कौन, तो साहब इसकी घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और राष्ट्रपति को ये पावर देगा कौन, आर्टिकल 360 देगा, अनुच्छेद 360 ये पावर देगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल को लागू करने की परिस्थितियां, कंडीशंस या कारण क्या है। तो एक ही कंडीशन है और वो आपने याद रखनी है। अगर हमारे देश की अगर हमारे देश के अंदर जो हमारी वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाए, बिल्कुल अधः स्तर पर गिर जाए, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्लियर ये चीज। अब वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगा है, ये प्रश्न। और वित्तीय आपातकाल अगर हमारे देश में लग गया या लगा हुआ है तो उसके प्रभाव क्या होने चाहिए, ये भी प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न का आंसर हम देते हैं कि वित्तीय आपातकाल अब तक कुल कितनी बार लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनना मित्रों, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, 0 बार लगा सर। हालांकि 1992 में ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। क्लियर। अब प्रभाव क्या होता है, तो वैसे हमें लगता है कि वित्तीय आपातकाल अगर हमारे देश में लग गया तो उसके बड़े ही नकारात्मक प्रभाव होंगे हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वित्तीय आपातकाल का जनता के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनकी वेतन कटौती होती है। और जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, इनकी वेतन कटौतियाँ होती है। और उसके अलावा सरकार जो है वो अपने खर्चे बढ़ा देती है। सार्वजनिक खर्चे जो हैं वो हमारी संसद या सरकार बढ़ा देती है ताकि जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जा सके और जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और वो पैसा मार्केट में आए और हमारी मार्केट बूस्ट करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत बताई गई है। क्लियर। चलिए, थैंक यू सर। बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।